लवली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं, पिछले जो वीडियो में पढ़ाया था उसी वीडियो पर बेस्ड जो है वो हम आपको स्टडी कराएंगे। सबसे पहले जो वीडियो पिछला वाला था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें हमने जूल्स लॉ पढ़ाया था आपको। उस जूल्स लॉ के बेसिस पे जो बहुत सी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना था हमें, जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाना था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उस दिन तो डिस्कस कर ही चुके थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर है, इसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में, उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम ये बता दें कि हमारा ये मकसद है, हमारा या ये हमारा वो मोटिव है कि आपको किसी भी टॉपिक को लर्न करने के लिए किसी तरह का कोई रटने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए हम उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर 8th क्लास में पढ़े थे और 12 में भी आकर के सर यही पढ़ा रहे हैं, तो सर 12 को पढ़ा रहे हैं, 8 को पढ़ा रहे हैं। मकसद यही है कि जब हम फाउंडेशन से लेकर चलेंगे आगे, तभी हमारा कुछ बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, बड़ा सा हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आ सकता है। जब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर कैसे आ सकता है जो उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट के बारे में, केमिकल इफेक्ट के बारे में और थर्मल इफेक्ट के बारे में जो बताया था कि हमने जो पढ़ा है, उसी पर बेस्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। क्योंकि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये तो फुल्ली डिपेंड हमारे डेली लाइफ में, हमारे पूरी लाइफ हमारी जो है ना इस पर बेस्ड आज की इस दुनिया में है। क्योंकि देखिए पुराने ज़माने से बल्ब, एडिसन वाला बल्ब, वो 100 वाट वाला बल्ब ये देखे होंगे, फिलामेंट भी उसमें लगा रहता है, ऐसा कुछ है। उस बल्ब में, प्रेस में, रूम हीटर में, गीज़र में, राइट, ठीक, फर्नेस में, इन सभी इलेक्ट्रिक फ्यूज में, इन सब जगह तो इसी का एप्लीकेशन है। तो हम तो वहाँ पर थ्योरेटिकली पढ़ लिए कि क्या है फ्यूज, क्या है बल्ब, क्या है टंगस्टन, क्या है नाइक्रोम, लेकिन उसके बेसिस पर हमको जो प्रॉब्लम आएगा एग्जामिनेशन में, हाँ, तो फिर वो कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट में जूल्स लॉ पढ़ाया मैंने, जूल्स लॉ में G = I ² RT पढ़ाया, उसका डेरिवेशन कैसे आया आपने देखा। साथ ही साथ हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ बेसिक्स पीछे से इंटरलिंक्ड है। जब तक हम बैक को नहीं कंसीडर करेंगे तब तक फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ते हैं, इसके यूनिट्स को पढ़ते हैं, इसके डायमेंशन को, इसके फिजिकल क्वांटिटीज को, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम पावर पर आते हैं, फिर इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले एनर्जी पढ़ लेंगे फिर पावर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमारा टॉपिक है आज का। क्योंकि हमारे लाइफ में एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है तब पता चलता है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, हीट राइज करता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा थर्मामीटर से मेजर किया और मेजर करने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर दिखा, मालूम हुआ कि 106, 7, 8, 9। अगर किसी का ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा हो जाता है बॉडी में उसके, जिसके लेवल को, जिसके पैरामीटर को हम लोग टेम्परेचर से मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा कि हमने आपको 2 चीज़ पढ़ाया था। वो एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे थे, चार्ज के बारे में बात किए थे कि चार्जेस के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल के डिफरेंस का होना ज़रूरी है। उसी तरह से हीट के फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। जिस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस हीट को फ्लो करता है, टेम्परेचर फ्लो नहीं करता है, हीट फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है।
तो हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर के लेवल का मेंटेन होना जरूरी है, उसी तरह से चार्ज के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। यहाँ पर हमने हीट का एग्जांपल इसलिए आपको दिया है क्योंकि यहाँ पर एक जैसा थोड़ा सा पैरामीटर दिखता है, ठीक है। एनर्जी हमारे बॉडी में इसलिए जरूरी, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है, पता ही चलेगा जब आपके बॉडी का टेम्परेचर या तो बिल्कुल कम हो जाएगा या तो खूब ज्यादा हो जाएगा। कम हो जाएगा तब भी आप दुनिया में नहीं रहिएगा, और ज्यादा हो जाएगा तब भी दुनिया में नहीं रहिएगा। इसका मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर रेंज में हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसका होना जरूरी है। टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली हीट होगा, एनर्जी, ठीक है। चलिए हमको वो नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमने देखा कि हम जो अपने घर में जो यूज करते हैं, बहुत सारे अप्लायंस यूज करते हैं, इसमें क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, एक रूम इधर वाला है, जिस बगल में आपका दूसरा रूम है, तीसरा रूम है, चौथा रूम है, हर रूम में बल्ब लगाए हुए हैं, और हर रूम में बल्ब लगाए हैं, 3 रूम है, 3 बल्ब लगा हुआ है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, सब। जितना अप्लायंस यूज करिएगा उतना ज्यादा आप एनर्जी कंज्यूम करिएगा, राइट। तो एनर्जी का कंजम्पशन वो डिपेंड करता है कि आप कितना आप अप्लायंस क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अपने यूज में ला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, सबसे पहले हम इसको सर्किट बना करके देखते हैं जरा, कि सपोज करते हैं यहाँ पर कोई अप्लायंस है, ठीक, और इस अप्लायंस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच हमको क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम इसको सोर्स से कनेक्ट करेंगे। जैसे सोर्स से कनेक्ट किया वैसे क्या हो गया, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, कहां से कहां तक, इधर से जाएगा होता हुआ, इधर होता हुआ, फिर क्या होगा, इधर एंटर करेगा, राइट। यहाँ से क्या होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ये जो आपका अप्लायंस है, यहाँ पर बल्ब हो सकता है, फैन, गीजर, वॉशिंग मशीन, जो भी चाहे हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा कि यहाँ से इस टर्मिनल से, यहाँ पर टर्मिनल था, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा। वाटर का फ्लो हो रहा है, लेवल से लो लेवल, कब तक होता रहेगा, जब तक के दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो होता रहेगा। तो तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक के दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर नहीं हो तब तक बहता रहेगा, बराबर नहीं हो तब तक बहता रहेगा। अगर बराबर हो गया दोनों लेवल तो वाटर का फ्लो क्या होगा, नहीं होगा वाटर का फ्लो, ठीक। और क्या कर रहे हैं कि अब हाई लेवल से लो लेवल पर वाटर को ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क क्या है, हमने मोटर लगा दिया, या तो हमने बकेट में पानी को, वाटर को क्या कर लिए, भर लिए और उसमें खींच लिए, तो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क लगा रहे हैं। या तो वाटर को क्या कर रहे हैं, मोटर से ऊपर भेज रहे हैं, या तो हम बकेट से खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेवल मेंटेन हो जाए। सेम उसी तरह से करंट का फ्लो इधर से इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोर्स को वर्क करना पड़ेगा। दो टर्म है, एक होता है वर्क डन बाय द सोर्स, हाँ, एक होता है वर्क डन ऑन द सोर्स। सिस्टम पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स में, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां पर क्या होगा कि इसके मेंटेन रखने के लिए, करंट को मेंटेन रखने के लिए, सर्किट में प्रॉपर करंट फ्लो होता रहे, इसको मेंटेन रखने के लिए ये जो हमारा सोर्स है क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये हो गया वर्क डन बाय द सोर्स, बाय द सोर्स। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बात आपको क्या करेगी, तो परेशान करेगी। सिर्फ वर्क डन बाय द सोर्स, एक होगा वर्क डन ऑन द सोर्स, कब, जब ये आपका बैटरी या सेल जो भी होगा इसको हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज करने में तो उसको देना पड़ेगा करंट, तो क्या होगा, ये वर्क डन ऑन द सोर्स, वर्क डन ऑन द सोर्स। तो इसी को कहा जाता है चार्जिंग, इसे क्या कहते हैं, चार्जिंग। तो चार्जिंग यहाँ होगा, चार्जिंग ये होगा, ये समझिए डिस्चार्जिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक नई बात आकर के क्या हो जाएगा, ये अपने एनर्जी को यूटिलाइज करने में, ये केमिकल एनर्जी किसमें हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी में चला जाएगा। इसी को मेंटेन रखने, हम ये मान रहे हैं कि सोर्स के पास जो सोर्स हमने कंसीडर किया वो क्या अनचार्ज नहीं है, मतलब चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। तो करंट का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, तो यहां से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने में, ले जाने में कितना वर्क डन किया है, ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा उसे, वर्क कितना करना पड़ा यहां से यहां तक करंट को ले जाने में या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने में, तो उसी को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो लिखिए डिफिनेशन,
the total work done by the total work done by the source of EMF to maintain the electric current in the circuit in fixed time period, या फिक्स्ड पीरियड हम लोग गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द लाइन्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम लिख दीजिएगा तो खूबसूरत सा हो जाएगा, कंज्यूम बाय द अप्लायंस। कितना अप्लायंस क्या कर रहा है, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वही क्या है इस डिफिनेशन से हमें पता चला। द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इन ए फिक्स्ड टाइम और गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंस और ऑफ द अप्लायंस। ठीक है, तो आप समझ में आ गई बात आपके बच्चों, समझ में आई बात कि कितना वर्क डन किया है, वही उसका क्या है एनर्जी कंज्यूम्ड है। हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इनटू Q। उस दिन बाद लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस और उसके चार्ज के मल्टीपल के बराबर होता है। देखिए V को वैसे रहने दीजिए, IQ बराबर होता है IT। एक फार्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू, W क्या है, ये वर्क एक एनर्जी है, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा VIT। मतलब क्या हुआ, एनर्जी कार्ड ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्ड है। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क, हमने पढ़ा है क्लास 11 में। ठीक, उसके बाद देखिए अब इसी को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, V इज इक्वल टू I स्क्वायर R आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा I स्क्वायर RT, ये तो लास्ट वीडियो में बताए थे। फिर उसी तरह से V स्क्वायर बाय R हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, I की जगह पर हो जाएगा V बाय R इनटू T हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको, ये कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, तो गिवन प्रॉब्लम में हमको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है उसी तरह से हम यूटिलाइज करके उसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। आई बात समझ में, ये हमारे पास एनर्जी है, ये सब सिर्फ डिफिनेशन था। उसके बाद हम जानते हैं क्या कि वर्क को हम लोग वर्क को और एनर्जी को एक ही यूनिट से हम लोग नापते हैं, उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं हम लोग जूल। जूल के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, जूल मतलब जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उसी के ऑनर में इस यूनिट को रखा गया है। एक्चुअली हम थोड़ा सा लगता है कि कुछ जल्दी ज्यादा वीडियो बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ बेसिक्स को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में बेसिक्स ही ज्यादा आपको परेशान करेगा, और बेसिक में भी वो भी ऐसा बेसिक जो लगेगा कि आप भूल चुके हैं, उसी बेसिक को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात, पहले SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। इसके SI यूनिट में हमने पढ़ा है क्या, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और 1 जूल, 1 जूल किसके बराबर होगा, पहली बात कि हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, V इंटू Q, ऐसा पढ़े तो वर्क क्या है, ये है जूल, ये क्या है वोल्ट, ये क्या है कूलम। अगर हम 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, ये क्या है, ये आपका 1 जूल के बराबर है। 1 वोल्ट और 1 जूल ये किसके बराबर होगा। अब दूसरे केस में हम क्या पढ़ेंगे, इसको देखिए आप, 1 जूल इक्वल्स 1 इस वोल्ट को V इज इक्वल टू
हाँ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है इंटू क्यू, क्यू रहने ही दीजिए, ठीक है। यहां पर इसको रहने दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, हाँ, V इंटू क्यू, या नहीं तो हम इसको क्या कर ले, इसको चेंज कर लें, V इंटू क्यू को क्या करें ऐसे आई टी, और वोल्टेज इंटू करंट क्या होगा, पावर होता है इंटू टाइम, तो क्या होगा 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट, टाइम का क्या होगा 1 सेकंड, मींस क्या होगा 1 जूल जो बराबर है 1 वाट सेकंड, मतलब जूल का जो यूनिट को वाट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड। इसी के बेसिस पर हमारे जो डेली लाइफ में जो यूज होने वाला जो बिजली बिल है उसको देखते हैं हम। उसके लिए क्या करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट, क्या करते हैं कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है किलोवाट आवर, यही बराबर होता है किसके 1 यूनिट के, क्लास 10 में पढ़ाया गया था, इसी यही बराबर किसके 1 बीओटी के, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। और यही बराबर होता है 1000 इंटू 3600 इक्वल टू क्या होगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के, मतलब क्या होगा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर होगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के। ये क्या है कॉमर्शियल यूनिट है, यही बराबर 1 यूनिट के होता है बच्चों, ठीक है, यही बराबर किसके होता है 1 यूनिट के। बिजली बोर्ड हमारे साथ बिजनेस करती है वो किस बेसिस पर, कॉमर्शियल यूनिट के बेसिस पर। हम जितना एनर्जी यूटिलाइज करेंगे पर मंथ हमारे पास उतना बिल आएगा। अब देखिए दूसरे केस में, ये तो है कॉमर्शियल यूनिट, एसआई में क्या होगा जूल होगा, कॉमर्शियल में क्या होगा किलोवाट आवर होगा। हमने एक और सुना है सीजीएस, सीजीएस में क्या होगा अर्ग होता है, ये क्लास 11 में पढ़ाया गया था, वीडियो देखिएगा पिछला 11 क्लास का वर्क एनर्जी पावर में, उसमें जाकर के देखिएगा यूनिट। एक और जो जिसको क्वांटम यूनिट कहा जाता है उसमें होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्ट में ई कैपिटल वी ऐसे लिखते हैं। एक और यूनिट पढ़ा होगा आप लेज कुरकुरे वगैरह के उस पर में देखे होंगे, या हाँ कोई भी खाने वाला जो आइटम्स है उसमें आपने देखा होगा कैलोरी, ठीक है, क्या पढ़ा होगा कैलोरी। तो ये सभी यूनिट किसके अंदर आता है एनर्जी के अंदर, लेकिन हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करना बच्चों, या तो किलोवाट आवर के बारे में बात करेंगे या जूल के बारे में बात करेंगे, आई बात समझ में। उसके बाद उस पर एक और यूनिट हमने पढ़ा क्या, हाँ एक और यूनिट हमने क्या पढ़ा एनर्जी का, याद है आपको, एक और यूनिट पढ़ा है, देख लेते हैं। अगर हम लोग इसी बेसिस पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे, यहां से क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे कि हम जो बिजली बिल हमारे पास आता है उस बिजली बिल में क्या होगा, उस बिजली बिल में कितना बिल आ रहा है, कितना यूनिट हमने यूटिलाइज किया है, उसके लिए क्या होगा एक फार्मूला देखते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर क्या होता है वाट इंटू क्या होगा, अगर हम आवर लेंगे तो किलोवाट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे क्या निकल जाएगा हमको नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि किसी घर में कोई घर है उसमें 100 वाट का बल्ब, कौन वाला, वही प्रकाश वाला बल्ब, 100 वाट का बल्ब 5 पीस, कितना 5 पीस पर डे कितना जलाया जा रहा है, 8 घंटा जलाया जा रहा है, तो उसने कितने यूनिट को यूटिलाइज किया है, कितने एनर्जी का उसने क्या किया है यूज किया है। तो क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर क्या होगा, यहां पर देखिए वाट कितना है 100 वाट का बल्ब है, कितना पीस जला रहे हैं 5 पीस जला रहे हैं, कितने देर जल रहा है 8 घंटा जला रहे हैं, ठीक है 8 घंटा पर डे जला रहे हैं, और नीचे कितना है 1000, ठीक। अब देखेंगे क्या 2 0 2 0 से कट गया 5
2 से 10 से 2 4 से कितना उसने किया 4 यूनिट। 4 यूनिट उसने यूटिलाइज किया है। याद रखिएगा कि हमारे बिहार और हमारे इंडिया में बात कर रहे हैं, बिहार को छोड़िए, हमारे इंडिया में जो यूनिट का जो दर है फिक्स है, स्टेट टू स्टेट अलग अलग होगा, ठीक, रीजन टू रीजन अलग होगा, गांव का अलग होगा, शहर का अलग होगा, इंडस्ट्रियल अलग होगा, कॉमर्शियल अलग होगा, डोमेस्टिक अलग होगा, अलग अलग सब यूनिट को फिक्स कर दिया गया है। वो ये क्या पर डे यूज कर रहा है 4 यूनिट। अब मंथ में 30 डेज है या 31 डेज है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और पर यूनिट कितना बिल है, कॉस्ट कितना, उसको मल्टीप्लाई करके ये हम लोग अपने बिल को निकाल सकते हैं, कितना हमारा बिल यूटिलाइज हुआ, कितना एनर्जी यूटिलाइज हुआ, कितना हमको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें है? इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आया? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? वर्क डन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ गिवन टाइम। जो दिया गया टाइम है उस टाइम में कितना यूटिलाइज किया है एनर्जी को हमने, कितना वर्क डन किया गया है एक्सटर्नल सोर्स से, हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है? वो एनर्जी कहा जाता है। ये क्या है? एक स्केल पढ़ाया 11वीं क्लास में कि स्केलर क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, हाँ, याद रखिएगा। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है? ml² t - 2 ml² t - 2। ठीक है, ये जो है एनर्जी जो है हमारे पास जो फाइनली इसका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज में तो डायरेक्शन होगा नहीं, लेकिन हम जो सर्किट बना है उसमें करंट का भी डायरेक्शन होगा, वो पॉजिटिव से, मतलब चार्ज निकलेगा किधर से? पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, यूटिलाइज होगा, फिर नेगेटिव टर्मिनल में ऐसे आएगा। जैसे सपोज करते हैं क्या कि हम यहाँ पर एक सोर्स है, हम इसको फिर से एक मिनट देखते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर पावर पढ़ने में हमको आसानी होगा। ये देखिए हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास क्या है? एक बल्ब है। ठीक है, ये सोर्स क्या दे रहा है? इसको एनर्जी दे रहा है। यहाँ से चार्ज आया होगा, एनर्जी लेकर के इसको पहुंचा दिया होगा, फिर यहाँ से ये जो चार्ज आया होगा इसके पास एनर्जी नहीं होगा, इतनी एनर्जी होगा जो यहाँ तक आएगा, यहाँ से लिया, इसको दिया, फिर दिया, ये मेंटेन कर रहा है। वैसे ही जैसे आप अपने मम्मी से पॉकेट मनी लेते हैं और अपने दोस्तों के बीच में खर्च कर देते हैं, फिर आए मम्मी से लेने के लिए, फिर जाकर के खर्च कर दिए, उसी तरह से है ना, चार्ज क्या कर रहा है? इसे एनर्जी ले रहा है, इसको दे रहा है। वही वर्क डन जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसी वर्क डन में जो यूटिलाइज होता है एनर्जी, वही एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो पढ़ा है कि दोनों का फार्मूला एक जैसा है, इसका मतलब यही वर्क डन है जो हीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दोनों फार्मूला एक जैसा, V = H = I/RT। ये जूल्स लॉ से क्या होगा? ये वर्क डन कितना? जितना हीट ट्रांसफर हुआ है, और हीट ट्रांसफर उतना ही होगा जितना उससे करंट पास होगा, उसका रेजिस्टेंस जितना होगा, उसका टाइम कितने तक हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मैटर है, क्योंकि उतना ही वर्क होगा जितना एनर्जी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में, कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है, पैसा ही प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ही पैसा है। जमीन खरीद लीजिए, फिर बाद में बेच दीजिए, उतना पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। आइए हम देखते हैं पावर के बारे में बात करते हैं।